नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद ही दिलचस्प सफर पे निकलने वाले हैं, जहां हम बात करेंगे कि बिल्कुल शून्य से यानी एकदम स्क्रैच से एक शानदार एआई पावर्ड मोबाइल ऐप कैसे बनाया जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे कोडिंग और आर्किटेक्चर की इस दुनिया में कदम रखते हैं। अब देखिए, कोड की एक भी लाइन लिखने से पहले एक बहुत ही बेसिक लेकिन अहम सवाल सामने आता है। आखिर हम ये चैटबॉट बना क्यों रहे हैं, और सबसे जरूरी बात, इसे किसके लिए बनाया जा रहा है। कोई भी सफल प्रोजेक्ट हमेशा इसी विजन के साथ शुरू होता है, क्योंकि अगर दिशा साफ ना हो तो तकनीकी डेवलपमेंट अक्सर बेवजह की उलझनों में फंस जाता है। तो हमारा आज का रोड मैप कुछ इस तरह दिखेगा। भाग 1 द ब्लूप्रिंट, फिर चलेंगे भाग 2 द इंजन रूम में, उसके बाद भाग 3 में नींव रखेंगे, भाग 4 में स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, और अंत में भाग 5 यानी वायरिंग द ब्रेन। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, द ब्लूप्रिंट, यानी डिजिटल ईंटें रखने से पहले अपने चैटबॉट के मुख्य उद्देश्य और उसकी फंक्शनैलिटी को अच्छी तरह से परिभाषित करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, द इंजन रूम। यहां हम थोड़ा बारीकी से समझेंगे कि चैट जीपीटी जैसे एआई लैंग्वेज मॉडल असल में बातचीत को प्रोसेस कैसे करते हैं। इसे कुछ ऐसे समझिए जैसे आप किसी नए कस्टमर सपोर्ट एजेंट से बात कर रहे हों जिसकी याददाश्त बहुत ही कमजोर है। जी हां, जब आप एआई को कोई मैसेज भेजते हैं तो उसे बिल्कुल याद नहीं रहता कि 2 मिनट पहले क्या बात हुई थी, क्योंकि बैकएंड पर एपीआई के पास खुद की कोई शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं होती। इसीलिए कॉन्टेक्स्ट को बनाए रखने के लिए हर नए मैसेज के साथ हमें पूरी बातचीत का पुराना इतिहास यानी एक पूरा बंडल बनाकर भेजना पड़ता है। तभी एआई उस पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझकर एक सटीक और बेहतरीन जवाब दे पाता है। और अब आते हैं भाग 3 पर, नींव रखना। किसी भी मजबूत ऐप के लिए सही डेवलपमेंट टूल्स जैसे नोड.जेएस और रिएक्ट नेटिव का चुनाव करना सबसे जरूरी है। यहीं पर एक्सपो का नाम आता है। अगर आप रिएक्ट नेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये टूल किसी जादू से कम नहीं है। ये स्क्रीन पर दिख रहा फ्रेमवर्क असल में उन तमाम मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन के सरदर्द को खत्म कर देता है जो आमतौर पर डेवलपर्स का बहुत समय खाते हैं। ऐप सेटअप से लेकर डिवाइस के नेटिव फीचर्स तक पहुंचने में एक्सपो सब कुछ बहुत आसान बना देता है। देखिए, एक तरफ है बेयर कमांड लाइन इंटरफेस जो आपको नेटिव कोड पर बहुत बारीक कंट्रोल देता है, लेकिन दूसरी तरफ है एक्सपो मैनेज्ड फ्रेमवर्क। सच कहूं तो ज्यादातर डेवलपर्स के लिए एक्सपो ही सबसे बेहतरीन शुरुआती पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ये आपको तकनीकी उलझनों से बचाकर आपका पूरा फोकस ऐप के मेन फीचर्स और एआई इंटीग्रेशन पर रखने में मदद करता है। अब जो भी हमने बनाया है उसे टेस्ट भी तो करना होगा ना। इसके लिए हमें वर्चुअल डिवाइस चाहिए होते हैं। आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से आप टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर मैक है तो आप आईफोन सिमुलेटर बूट कर सकते हैं, या फिर किसी भी मशीन पर एंड्रॉयड स्टूडियो का वर्चुअल डिवाइस चला सकते हैं। इससे ये पक्का हो जाता है कि हमारा कोड असल डिवाइस पर एकदम शानदार तरीके से काम करेगा। अब बात करते हैं भाग 4 की, फ्रेमिंग द स्ट्रक्चर, मतलब फाइल्स इंपोर्ट करना, नेविगेशन डिजाइन करना और अपने ऐप का शानदार यूजर इंटरफेस यूआई तैयार करना। किसी भी ऐप का नेविगेशन बहुत स्मूथ होना चाहिए, है ना। यही काम आता है बॉटम टैब नेविगेटर। ये आपको चैट स्क्रीन, इमेज जनरेशन स्क्रीन और सेटिंग्स के बीच बिना किसी रुकावट के स्विच करने देता है। और हाँ, इसके कस्टमाइजेबल एक्टिव टैब कलर्स ऐप के पूरे लुक और फील को बहुत ही अट्रैक्टिव बना देते हैं। जरा चैट स्क्रीन के विजुअल घटकों पर गौर करते हैं। इसमें टेक्स्ट इनपुट बॉक्स है, एक सेंड बटन है और मैसेज कंटेनर है। लेकिन यहाँ एक बहुत आम सी दिक्कत आती है। खासतौर पर iOS में कई बार टाइप करते समय कीबोर्ड आपके टेक्स्ट बॉक्स को ही छिपा लेता है। इससे बचने के लिए हम कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू जैसा स्मार्ट वर्कअराउंड इस्तेमाल करते हैं, ताकि कीबोर्ड आते ही स्क्रीन अपने आप ऊपर खिसक जाए। इसके अलावा हम जो भी टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं उसे ट्रैक करने के लिए हमें स्टेट वेरिएबल्स यानी यूज स्टेट की जरूरत होती है। ये बिल्कुल एक लाइव स्कोरबोर्ड की तरह है। जैसे ही आप कुछ टाइप करते हैं, ये बिना किसी देरी के ऐप के इंटरफेस को रियल टाइम में डायनामिकली अपडेट कर देता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने कंस्ट्रक्शन के आखिरी और सबसे रोमांचक हिस्से पर, भाग 5, वायरिंग द ब्रेन, यानी ओपनएआई सर्वर को अपने ऐप से जोड़ना। यहीं पर असल में हमारे ऐप को उसका दिमाग मिलता है। डेवलपर सबसे पहले एक सीक्रेट की जनरेट करते हैं, फिर ओपनएआई ऑब्जेक्ट बनता है, और फिर हम रिस्पॉन्स के लिए चैट कंप्लीशन एंड पॉइंट को कॉल करते हैं। और एक मजेदार बात बताऊं,
एआई जो जवाब देता है उसमें से फालतू लाइन ब्रेक्स को हटाने और टेक्स्ट को एकदम साफ बनाने के लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशंस यानी रेगेक्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, सिक्योरिटी यहाँ सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। अपनी सीक्रेट की को कभी भी मोबाइल ऐप के सोर्स कोड में हार्ड कोड मत कीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो कोई भी नेटवर्क ट्रैफिक मॉनिटर करके आपकी की आसानी से चुरा सकता है। इसलिए इन्हें हमेशा एक अलग बैकएंड सर्वर पर ही रखना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरे एपीआई सिस्टम का खर्च कितना आता होगा। स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर देखिए, $0.0015, $0.0015। जी हां, GPT 3.5 टर्बो मॉडल के लिए प्रति 1000 टोकन की लागत बस इतनी ही है। ये दिखाता है कि आज के समय में जटिल एआई क्षमताओं को अपने ऐप में जोड़ना आर्थिक रूप से कितना किफ़ायती हो गया है। तो हमारा आर्किटेक्चर पूरा हो गया और एआई का दिमाग भी सफलतापूर्वक जुड़ गया। तकनीकी ढांचा बिल्कुल तैयार है, लेकिन असल में ये तो बस एक शुरुआत है। असली जादू तो अब शुरू होता है। आप इस नए डिजिटल असिस्टेंट को कौन सा अनोखा व्यक्तित्व देंगे? ये रचनात्मकता की किन नई सीमाओं को छुएगा? संभावनाएं सच में अनंत हैं। और इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। इस कमाल की तकनीक के बारे में अपनी उत्सुकता बनाए रखिए।